बेंजामिन नेतन्याहू, ये कहानी है उनकी बका की और उस कीमत की जो एक पूरी कौम अदा कर रही है। सोचें 15 मार्च 2026 ईरान के साथ जंग को हो गए हैं 16 दिन और इंटरनेट पर बस एक ही सवाल है जो हर तरफ गूंज रहा है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं? वायरल पोस्ट हर जगह थी। दावे किए जा रहे थे कि एक ईरानी मिसाइल हमले में वो मारे गए हैं। और फिर बात सिर्फ पोस्ट्स तक नहीं रही, टिकटॉक पर तो वीडियोस भी आने लगीं। एक बंकर के अंदर एक लाश दिखाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये वही है। हद तो तब हो गई जब कुछ न्यूज़ एजेंसियों ने भी इस पर बात शुरू कर दी। उनका सबूत कि नेतन्याहू 3 दिन से किसी को नजर नहीं आए, कोई नई वीडियो सामने नहीं आई। लेकिन फिर सरकारी बयान आया, बिल्कुल वाज़े, ये सब फेक न्यूज़ है, वज़ीर आज़म ठीक हैं। तो वो जिंदा थे। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल कि अगर वो वाकई ना होते तो क्या होता। इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से तजर्बात ने नेतन्याहू को वो शख्स बनाया जो वो आज हैं। देखें, उनकी सियासत की जड़ें एक ख़ास नज़रिए में हैं। उसे कहते हैं नज़रसानी पसंद साहियोनियत। ये नज़रिया उन्हें विरासत में अपने वालिद से मिला है और इसका खुलासा ये है कि अरब कौमों से कोई समझौता हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ताकत ही काम आती है। और ये ताकत का फ़लसफ़ा उनकी जवानी से ही उनके साथ है। हाई स्कूल छोड़कर वो सीधा इजराइल की एलीट कमांडो यूनिट साइरत मिटकल में चले गए, जंगों में हिस्सा लिया, एक खुफिया ऑपरेशन में तो तकरीबन डूब ही गए थे। लेकिन शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1976 में, जब उनके भाई यूनी एंटीबे में यरमगालियों को बचाते हुए मारे गए। कहते हैं इस वाक़ये ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि पत्थर का बना दिया। इस हवाले से एक बहुत अहम बात कही जाती है कि वो जिल्लत तो कबूल कर सकते हैं लेकिन शिकस्त कभी नहीं। और ऐसा शख्स जिसके पास खोने को कुछ न बचा हो, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसी शख्सियत इक़्तिदार में रहने के लिए करती क्या है? ज़राए के मुताबिक इसका एक बाकायदा फॉर्मूला है, एक हिकमत अमली जो वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये है नेतन्याहू फॉर्मूला 4 कदमों में। पहला कदम, खौफ फैलाओ, सबको बताओ कि दुश्मन हर तरफ है और हमला होने ही वाला है। दूसरा कदम, खुद को निजात देहिंदा बनाकर पेश करो कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तीसरा कदम, जंग छेड़ दो, क्योंकि जंग में कौम मुत्तहिद हो जाती है और सारे इख्तिलाफात भुला देती है। और चौथा और सबसे अहम कदम, इस जंग को अपनी नाकामियों और एहतिसाब से बचने के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करो। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आप खुद देखें, जब इन पर करप्शन के मुकदमात का दबाव बढ़ा, जब 2023 में इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, तो जवाब क्या था? जंग। जब 7 अक्टूबर को इतनी बड़ी सिक्योरिटी नाकामी हुई, तो जवाबदेही के बजाय क्या हुआ? गज़ा में जंग और फिर ईरान से तनाज़ा। हर बहरान का जवाब एक बड़ा बहरान। लेकिन इस बका के फॉर्मूले की एक कीमत है, एक बहुत भारी कीमत जो आम लोग अपनी जानों से चुका रहे हैं। ये कीमत चुकाने का सिलसिला 7 अक्टूबर से शुरू हुआ। 1200 इजरायली मारे गए। ये उनकी क़यादत में तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी थी। और इस नाकामी के जवाब में जो जंग शुरू हुई, उसकी कीमत चुकाई फ़लस्तीनियों ने। 40,000 से ज़्यादा जानें। उन 40,000 में से 15,000 बच्चे थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक नस्ल की तबाही है। और ये कीमत सिर्फ जानों की नहीं है। सियासी तौर पर भी इसराइल आज बिल्कुल तन्हा खड़ा है। आलमी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी के इल्ज़ामात का सामना है। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से गिरफ्तारी के वारंट जारी हो रहे हैं। यूरोप में इसकी साख्त ख़त्म हो चुकी है। मईशत पर शदीद दबाव है और यरगमाली अब भी घर वापस नहीं आ सके। तो ये सारी सूरत हाल हमें वापस वहीं ले आती है जहाँ से बात शुरू हुई थी, इसी सवाल पर कि अगर नेतन्याहू ना रहे तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक शख्स की गैर मौजूदगी नहीं होगी, ये उस बयानिए की मौत होगी जो उन्होंने बरसों से बनाया है कि सिर्फ मैं ही इसराइल को बचा सकता हूँ। सोचने की बात है, अगर वो खुद को ही ना बचा सकें तो इस दावे में कितना वजन रह जाता है। माहिरीन का मानना है कि इनके मंजर से हटने के बहुत दूर रस नताइज हो सकते हैं। हो सकता है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए। ईरान के पास भी कशीदगी कम करने की एक वजह होगी
اور سب سے اہم بات، اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہا جاتا ہے کہ مذاکرات چاہتی ہے، اسے بھی شاید آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ صرف میں اسرائیل کو بچا سکتا ہوں والا دعویٰ تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ افواہیں تو جھوٹی نکلیں، بنیامین نیتن یاہو زندہ ہیں، لیکن یہ تجزیہ آخر میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب تاریخ دے گی کہ نیتن یاہو کے زندہ رہنے کے لیے مزید کتنوں کو مرنا ہوگا۔